गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उनको लेकर काफ़ी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के माइंड में भी और ऑब्वियसली पेरेंट्स के माइंड में भी। मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू बहुत हद तक कोशिश करूंगा कि आपके वो डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं कि जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अगर कोई भी चाइल्ड अगर पढ़ रहा है किसी भी क्लास में या हायर एजुकेशन में, तो यहाँ पर सभी के लिए कुछ ना कुछ है। देखिए बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपको कि जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी वो 1986 में आई थी और उसके ठीक 34 ईयर्स बाद यानी कि 34 साल बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है। देखिए किसी भी देश के विकास में या किसी भी देश में अगर कुछ बदलाव करना चाहता है कोई भी, तो कहा यह जाता है कि सबसे पहले उसकी एजुकेशन पॉलिसी को बदल दीजिए, यानी कि उसकी एजुकेशन पॉलिसी को बहुत इफेक्टिव कर दीजिए। ये स्टेप हालांकि बहुत पहले ले लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि कम से कम स्टेप तो लिया। और ये भी मैं आपको यहाँ पर कंसीडर कर देता हूँ ये पॉइंट कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है ये केवल ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा लोगों को इकट्ठा किया और पॉलिसी बना दी और उसे हम इंडिया कंट्री पर अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। इस पॉलिसी को बनाने के लिए लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है, यानी कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी की राय ली गई है और उस मेजॉरिटी ने ये माना है कि हाँ हमारी जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी है उसको बदल देना चाहिए, उसको इफेक्टिव करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या विदेशों में जो एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई की गई है वहाँ के बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कंसीडर किया गया है। तो हम वन बाय वन इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि पॉलिसी को किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी क्लासेस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरीके की जितनी भी अपडेट्स हैं प्लस इसके अलावा जितनी भी एकेडमिक वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड होती रहें, वो आपको मिलती रहें। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए जो आपकी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारी 10+2 के नियर अबाउट घूमती थी, यानी कि 10+2 के वर्डों में हम उसको एक्सप्लेन करते थे। लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है 5+3+3+4 के वर्डों में। और हमारी जो जिसने पॉलिसी बनाई गई है जिसके थ्रू, वो है हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक, तो इसका जो नाम है अब हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ठीक, ये जो पॉलिसी है ये अभी कैबिनेट ने पास कर दी है, अभी इसको संसद में पास होना है और फिर ये 2021 और 22 तक ये आप सभी पर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद ये सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी और राज्य सरकार इसको अपनी सहूलियत के अनुसार अपने इफेक्टिव उसके रूल्स के अनुसार इसको सभी स्कूल्स पर अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस फॉर्मेट की जो लास्ट स्टेज है, जो लास्ट के 4 ईयर हैं, बहुत क्रूशल है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट का जो उसका जो बेस यहाँ पर उसका क्लियर होता है और वो उसको फ्यूचर में क्या करना है वो सब यहाँ से डिसाइड होता है। तो इस फॉर्मेट की जो लास्ट स्टेज है वो 4 ईयर्स की रखी गई है। आप देखेंगे कि 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, ये लास्ट 4 स्टेज को रखा गया है इसमें। 10th और 12th अभी भी बोर्ड ही हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में है कि शायद हमारा बोर्ड हटा दिया गया है वो इंटरनल एग्जाम में, ऐसा नहीं है, आपका ये अभी भी बोर्ड ही रहेगा। ठीक, 9th, 10th, 11th और 12th क्लास का बोर्ड ही रहेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट होगा उसका अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत स्पेशल कमांड है उसकी, तो उसको उस सब्जेक्ट में इम्प्रूव किया जाएगा, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। उसके सब्जेक्ट पर ये मतलब ये समझिए कि उसको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट को लेकर और ज़्यादा, जैसा ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे होता है। उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा और उसका जो भी एम होगा उसको उसकी तरफ मोल्ड किया जाएगा कि वो अपने एम को बहुत जल्दी और बहुत ईजिली अचीव कर सके। स्कूलों में अगर आप देखें, जो अभी तक हमारा स्ट्रीम होता था, हम कहते थे कि ये साइंस साइड लेगा, ये कॉमर्स लेगा, ये आर्ट साइड लेगा, ये ह्यूमैनिटीज़ लेगा, वो सिस्टम अब नहीं रहेगा। यानी कि हमारा स्ट्रीम अब नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि
स्ट्रीम में क्या होगा, स्ट्रीम में ऑब्वियसली आपको फिक्स सब्जेक्ट आपको कंसीडर करने होते हैं। देखिए आपने अगर साइंस लिया है तो आपको पीसीएम या पीसीबी ग्रुप से ही पढ़ना पड़ता था। अगर आपने कॉमर्स ली है तो आपको पास जो स्पेशल कोर्स सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी है, बीएसटी है, उन सब्जेक्ट को लेकर ही आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर स्पेशल क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। स्पेशल क्या होगा कि इन केस 12th क्लास में एक स्टूडेंट है, वो है साइंस साइड का, उसने पीसीएम लिया हुआ है, लेकिन वो किसी एक सब्जेक्ट को छोड़कर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है या अकाउंट पढ़ना चाहता है, तो अब ऐसा कर पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट मैथ के साथ हिस्ट्री और अकाउंटेंसी पढ़ना चाहता है, वो इस तरीके का ग्रुप बनाना चाहता है अपने लिए, तो ऐसा वो कर पाएगा, ठीक। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल पूल तैयार होगा। पूल का मतलब है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट मैथ, हिस्ट्री और अकाउंटेंसी पढ़ना चाहता है, तो जो पूल तैयार किया जाएगा, उस पूल में अगर ये सब्जेक्ट आते हैं, तीनों सब्जेक्ट, तो ऐसा कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि स्ट्रीम अब आपकी नहीं रहेगी और स्ट्रीम के साथ साथ आप डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट को अब आप अपने इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं कि जो आपको चॉइस है, जो आपकी पसंद है। इसके अलावा जो आपके इंटरनल एग्जाम होंगे, 9th, 10th, 11th, 12th के जो इंटरनल एग्जाम होंगे, वो सेमेस्टर वाइज होंगे। मैंने यहाँ लिखा है वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, और ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम आपके 2 पीरियड में होंगे, 6 मंथ का और 6 मंथ का। ये 2 पीरियड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को ये दोनों ही एग्जाम देने हैं, और इन 6 मंथ का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इन दोनों को काउंट करके बनाया जाएगा। यानी कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनकेस स्टूडेंट ने ये, कई बार स्टूडेंट ऐसा करता था कि इसको फर्स्ट पीरियड को छोड़ दिया और सेकंड में डायरेक्ट एग्जाम दे दिया, अब ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का कंबाइंड रिजल्ट मिलाकर ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो 6 मंथ के 2 पीरियड पर आपके एग्जाम होंगे और फाइनल एग्जाम आपका इन दोनों के बेस पर ही बनेगा फाइनल रिजल्ट। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट पर बनाया जाएगा। यानी कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा, इन 2 पॉइंट्स के अलावा उसमें कुछ और एडिशनल मार्क्स आपके ऐड होंगे। वो एडिशनल मार्क्स में क्या है, मैं आपको बताता हूं कि रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब क्या है। यहां पर आपको क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट की पूरे होल ईयर की जो एक्टिविटी होंगी, आपको पता है कि क्लास में जो होल ईयर आपने एक्टिविटी की है, चाहे वो स्कूल को लेकर की हैं, एजुकेशन को लेकर की हैं, कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर की हैं, किसी टीचर्स के लिए की हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी होंगी, वहां पर आपको जज किया जाएगा हर एक पॉइंट पर, और उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे और वो मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब होता है आपकी होल ईयर की जो एक्टिविटी है वो सभी यहाँ पर काउंट होंगी। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर अब स्टूडेंट अपने आप को भी जज करेगा, यानी कि वो अपने आप को भी मार्क्स देगा। ये भी एक मतलब एक इफेक्टिव पॉइंट था कि वो अपने आप को भी जज करेगा कि उसने पूरे होल ईयर किस तरीके का देखिए कि एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट को लेकर उसने कैसा व्यवहार रखा है टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, अपनी एजुकेशन को लेकर। तो वो अपने आप को भी जज करेगा, उसके जो क्लासमेट होंगे वो भी स्टूडेंट को जज करेंगे, इसके अलावा टीचर भी उसको जज करेगा। यानी कि एक स्टूडेंट को 3 टाइप से आप जज करेंगे, वो खुद करेगा, एक सेल्फ वो अपने आप को जज करेगा, उसके अलावा उसके जो क्लासमेट होंगे वो भी जज करेंगे, उसके अलावा उसके जो टीचर्स होंगे, सब्जेक्ट टीचर्स, वो भी इसको जज करेंगे और वो भी मार्क्स आपको देंगे। तो फाइनल रिजल्ट जब बनेगा तो ये वाले दोनों जो आपके 6 मंथ के पीरियड है, इनका रिजल्ट प्लस आपका होल ईयर की जो एक्टिविटी है, उन सबको काउंट करके आपका रिजल्ट क्रिएट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पर स्टूडेंट को अब पढ़ना पड़ेगा और उसको अच्छे से अच्छे अपनी एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से अच्छा रहे और अच्छे मार्क्स गेन कर सके। इसके अलावा तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, वहाँ पर स्टूडेंट को वो अपने आप को भी एनालाइज करेगा, उसके जो क्लासमेट होंगे वो भी उसको एनालाइज करेंगे कि उसने क्या किया है, किस तरीके का उसका माइंड है, उसकी कल्चर एक्टिविटीज़ कैसी हैं और किस लेवल पर है वो। उसके अलावा उसके टीचर्स भी उसको एनालाइज करेंगे कि वो किस तरीके का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बोर्ड क्लासेस हैं आपकी 10th और 12th, इनमें आप किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि किसी भी लैंग्वेज का मतलब है, जनरली हम 2 ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अनुसार
आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी कि अगर स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपना 12th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी में लिखना चाहता हूं तो वो ऐसा कर पाएगा। और अगर कोई चाहता है कि मैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश में देना चाहता हूं, अंग्रेजी में देना चाहता हूं, तो वो अब ऐसा कर पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर ऐड होता है 9 to 12 क्लासेस के लिए। तो स्टूडेंट आप देखेंगे आफ्टर 12th क्लास या आफ्टर 12th क्लास भी ये जो फॉर्मेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, इसमें आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ चेंज किया गया है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट स्टूडेंट को दिया गया है। क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने बोर्ड पर यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, स्टूडेंट जब 12th क्लास का एग्जाम देता है तो इन केस किसी भी कारणवश अगर उसके मार्क्स या बहुत अच्छी परसेंटेज वो गेन नहीं कर पाता है तो उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन वो मेरिट में नहीं आ पाता था। अब तक ऐसा होता था कि वो कई बार ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाता था। लेकिन अगर आप 12th क्लास करते हैं और आपका मार्क्स किसी कारणवश कम रह जाते हैं तो यहाँ पर एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया है। ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, यहाँ पर आप टेस्ट देंगे, उसके मार्क्स गेन करेंगे और इसके जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स आपके 12th क्लास के जो आपकी मेरिट होगी उसमें ऐड कर आपको और इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा अपने मार्क्स को। कुल मिलाकर आप देखें तो आफ्टर 12th क्लास अगर आपका मार्क्स कम है तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आप देंगे, इसके जो मार्क्स आएंगे यानी कि इस टेस्ट में आपके जो मार्क्स आएंगे उनको आपके 12th क्लास के रिजल्ट में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी मेरिट को इम्प्रूव किया जा सके और आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सके। यहाँ पर अगर देखें तो ग्रेजुएशन भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, एक 3 इयर्स का होगा और एक 4 इयर्स का होगा। 3 इयर्स का अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप अपनी हायर एजुकेशन को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, आप केवल 3 इयर्स का ग्रेजुएशन करेंगे और आपकी जो एजुकेशन है वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको 4 ईयर का ग्रेजुएशन आपको करना होगा। अब ये जो 3 ईयर 4 ईयर है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, अगर आपने पहले 12th क्लास दिया, इनकेस आपका एकेडमिक कम है तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे जिसके मार्क्स यहाँ एड हो जाएंगे, फिर आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड किए हैं इन्होंने, ये बहुत क्रूशल है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, इन केस किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और किसी भी कारणवश उसका फर्स्ट ईयर के बाद आगे की पढ़ाई वो अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा फर्स्ट ईयर का। अगर आपका कंप्लीट है यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर आपने फर्स्ट ईयर कराया तो आपका ग्रेजुएशन नहीं माना जाता था, आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मान लीजिए स्टूडेंट ने स्टार्टिंग के 2 इयर्स कंप्लीट किए, फर्स्ट ईयर भी किया उसने, सेकंड ईयर भी किया, लेकिन थर्ड ईयर में वो एडमिशन नहीं ले पा रहा किसी भी कारणवश, तो सेकंड ईयर अगर उसका कंप्लीट है तो उसको आप डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ठीक, अगर उसका डिप्लोमा उसको मिलेगा 2 इयर्स कंप्लीट करने के बाद, ओनली फर्स्ट ईयर किया उसने तो सर्टिफिकेट, उसके अगर 2 इयर्स कंप्लीट हैं तो उसको डिप्लोमा, और अगर उसने 3 इयर्स अपने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगी, जो जनरली था वो आपका कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर करा है तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, केवल आपने फर्स्ट ईयर किया है, आपने सेकंड ईयर किया है केवल फर्स्ट और सेकंड ईयर को किया है तो भी डिप्लोमा आपको मिलेगा। ग्रेजुएशन अगर आपने पूरा ग्रेजुएशन किया है तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। तो इस वाली ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी एंटर हो सकते हैं और कभी भी आउट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को लीव कर सकते हैं। तो ये अच्छा पहल है यहाँ पर कि किसी कारणवश अगर स्टूडेंट्स की पढ़ाई रह जाती थी तो उनको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो बैचलर डिग्री हो। इसके साथ ही अगर आप 4 इयर्स की ग्रेजुएशन करते हैं तो आप जाएंगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि हायर एजुकेशन का मतलब एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट जो भी आप करना चाहते हैं तो आप 4 इयर्स की ग्रेजुएशन को कंसीडर करेंगे। इसके अलावा 4 इयर्स के स्टूडेंट को रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 इयर्स की जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। उसमें क्या होगा, उसका क्या बेनिफिट है कि कोई स्टूडेंट यदि ग्रेजुएशन के साथ साथ किसी अलग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है तो वो भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। किसी अलग प्रोजेक्ट पर वो वर्क कर रहा है तो वो भी, उसका भी यहाँ पर काउंटेबल है, वो डिग्री के साथ काउंट होगा। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट
अगर एक सब्जेक्ट के साथ कोई दूसरा कोर्स भी करता है, मान लीजिए ग्रेजुएशन के साथ वो कोई और भी कोर्स कर रहा है, तो वो अब ऐसा कर पाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर आपने ग्रेजुएशन में लिया तो आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा किया जा सकता है कि आप 2 कोर्स को पहले चला सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन के साथ कोई दूसरा कोर्स स्टार्ट किया और उसको फिर बीच में रोक दिया और ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो जहाँ तक आपने वो कोर्स कंप्लीट किया था वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये भी ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए ग्रेजुएशन प्लस इसके साथ कोई और कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है और आप दोनों को पैरेलल चला रहे हैं। जो कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स में यदि आपने कुछ टाइम बाद उसको ड्रॉप कर दिया या रोक दिया है, तो जहां तक आपने उस कोर्स को कंप्लीट किया था उसके मार्क्स, यहाँ पर एक वर्ड है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर एक बैंक बनाया जाएगा आपके नाम से जिसको नेम दिया है इन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उसके मार्क्स यहाँ पर आपके जुड़ जाएंगे एकेडमिक बैंक में। वो जैसे सेविंग अकाउंट होता है ना आपका बैंक में, वैसे ही उसमें हम पैसा सेव कर देते हैं, ऐसे ही आपके मार्क्स यहाँ पर सेव हो जाएंगे, वो यहाँ पर पड़े रहेंगे और ये मार्क्स आपके ऑनलाइन होंगे। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, ठीक है ना, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा और पूरा प्रोसेस ये डिजिटल होगा। जब आप उस कोर्स को एक टाइम पीरियड देंगे, ऑब्वियसली अभी वो टाइम पीरियड अभी डिसाइड नहीं है, जब उस टाइम पीरियड बाद उस कोर्स को आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर जो मार्क्स आपके पहले से ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो आपने पैसे गेन किए थे, वो कंसीडर हो जाएंगे, वो उसमें ऐड हो जाएंगे जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस था आपका ग्रेजुएशन को लेकर। पूरी व्यवस्था ये जो है आपकी ये सारी डिजिटल रहेगी और ऑनलाइन रहेगी। तो आई होप सो कि ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं और बहुत बेनिफिट स्टूडेंट को दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी आपका जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, चाहे वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर, वो वेस्ट नहीं जाएगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आपको आई होप सो समझ आ गया होगा कब देना है, एकेडमिक बैंक का क्या रोल रहेगा ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप सो कि यहाँ से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपको आने वाली और अपडेट्स प्लस एकेडमिक जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।